आगाज करते हैं। मौलाना साहब ने आज जो बातें की हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड किया उन्होंने, माफी नहीं मांगेंगे और ना अपना मौकफ तब्दील करेंगे, ये बड़ा क्लियर मौलाना साहब ने कर दिया है, बल्कि इसका रद्द अमल दिया जाएगा। यानी मौलाना साहब टकराव की सियासत की तरफ जाना चाह रहे हैं। मौलाना साहब अपनी बातों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए, उसको रजिस्टर करने के लिए ये चीजें जो है वो अवाम के सामने ला रहे हैं कि आप एक ऐसे इशू पर जी। एक ऐसे जुमले से एक बात अखज़ करके फिर अपनी मर्जी की उसकी तशरीह करके कि फिर उससे आप एक पाकिस्तान के एक ऐसे सियासतदान को पर गद्दारी के फतवे लगाएं, उस मौलाना फजलुर रहमान को, कि जो मौलाना फजलुर रहमान सबसे पहले पाकिस्तान में आवाज़ लगाता है कि अगर पाकिस्तान की अफवाज को जब अल्लाह न करे कि उनको कोई ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन उसके शाना बशाना मैदान में खड़ा होगा। वो मौलाना फजलुर रहमान, जो मौलाना फजलुर रहमान मजहबी तबके से बंदूक छीन कर या बंदूक उसके हाथ से लेकर उसको पाकिस्तान के आईन और कानून की तरफ मुतवज्जे करता है, उसको पाकिस्तान के निजाम की तरफ लाता है, आप उस मौलाना फजलुर रहमान पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो शुहदा की तौहीन कर रहे हैं। उस मौलाना फजलुर रहमान पर के जो खुद शुहदा का वारिस है, जिसने एक दिन में 100 जनाजे उठाए हैं। देखिए, ये आप भी बात कर रहे हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब भी कह रहे हैं, गफूर हैदरी साहब भी कह रहे हैं, असलम गौरी साहब भी कह रहे हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। इस बात को कह रहे हैं कि सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है, या इस बात का वो मतलब ही नहीं था जिस तरह से लिया जा रहा है, और जो बात फिर आप बाकी तमाम लोगों के लिए कह रहे हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि मौलाना साहब खुद ही इसकी वजाहत कर दें। मौलाना साहब ने आज उसकी वजाहत कर दी। सर, ये तो किसी और ही लेवल पे ले गए। मौलाना साहब ने ये इस बात की, जिस बात को इन्होंने वो जो फसाने में कोई बात थी ही नहीं, जो उनको नागवार गुजरी थी, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है। तो रद्द-ए-अमल क्या आएगा? वो मौलाना साहब ने बड़ा कहा, साफ कहा कि मैं शुहदा का वारिस हूं, मैंने एक दिन में 100 जनाजे उठाए हैं, मैंने अपने बड़े बड़े ज़ुआमा और शेखुल हदीस जो है इस पादाश में उनके जनाजे उठाए हैं कि वो पाकिस्तान के आईन और पाकिस्तान के कानून के साथ खड़े हैं। आप मुझे शहीदों की अजमत और उनकी हुर्मत न बताएं। सर, अब रद्द अमल क्या आएगा, क्या कह रहे हैं आप? रद्द अमल साहब कह रहे हैं ना रद्द अमल देंगे, रद्द अमल तो यही है जी, जो रद्द अमल आज उन्होंने दिया है। अगर इस तरह इस अंदाज से आप बेतौकीरी करेंगे, सियासी लीडरों की बेतौकीरी करेंगे, आप उन पर गद्दारी के फतवे लगाएंगे, तो फिर पाकिस्तानी अवाम ने जो रद्द अमल दिया है पिछले, लेकिन आप लोगों का अपना भी तो एक रद्द अमल, एक गफूर हैदरी साहब का स्टेटमेंट आया था ना सामने, वो कह रहे थे एक हसास मकाम पर जाके पाकिस्तान, क्या फिर आप लोग उस तरफ जा रहे हैं? मौलाना साहब ने जो कहा, जिस रद्द अमल की बात की, मौलाना साहब ने कहा कि मैं अगस्त, रद्द अमल के जेल में उन्होंने कहा कि मैं अगस्त में पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में जाऊंगा, वहां पे वर्कर्स कन्वेंशन करूंगा। फिर सबसे ज्यादा इनको तकलीफ पंजाब में होती है जलसा करने की, तो मैं सितंबर में पंजाब में जलसा करूंगा, फिर मैं अक्टूबर को पंजाब में जलसा करूंगा, फिर नवंबर में फिर पंजाब में जलसा करूंगा। तो मेरा रद्द अमल फिर अवाम में जाऊंगा, फिर वो आपको नजर आएगा। सही। खेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या सर सिचुएशन आपको बनती हुई दिख रही है? हुकूमत किस तरह से देख रही है सारे मामले को? मौलाना साहब तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपने मौकफ पर भी कायम है, बल्कि रद्द अमल की बात कर रहे हैं। और जिया साहब ने इसको मजीद डिटेल में बता दिया कि क्या होगा आगे, किस तरह से चारों सूबों में जाएंगे, कहां पर जलसे करेंगे, हुकूमत क्या करेगी, इजाजत देगी? देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मुल्क के ज़ीरक सियासतदान हैं, और वो हर दौर में उन्होंने जो सियासत की है, तामीरी सियासत की है, उसूली इख्तिलाफ भी रखे थे माजी में जो उसकी सियासत रही है। और मैं समझता हूँ ये जो मौलाना का तर्ज़ सियासत है, मैं एक सियासी तालिब इल्म हूँ, और जो शोधा के हवाले से उन्होंने बात की, ये किसी भी पाकिस्तानी को काबिल कबूल नहीं है। किसी जमात सियासी मुखालफ को ये कितना नज़रियाती, मगर ये इस हद तक मौलाना की ये बातें, और आज उस हट दरमी से मौलाना साहब जैसे ज़ीरक सियासतदान खड़े हैं, तो मैं समझता हूँ वो 9 मई जो जिस जमात ने की थी, उनकी जमात तितर बितर हो गई, उनको अपने बंदे छोड़ गए, और उसको कोई सपोर्ट करने के लिए उस बयानी को तैयार नहीं है। उसके आज MNA तैयार नहीं है, कोई भी जो सियासी शऊर इस किस्म की गुफ्तगू को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ आप मौलाना साहब की सियासी जमात का मुस्तकबिल, इसका जायजा बता रहे हैं आप? नहीं, देखें, अगर चाहे मौलाना साहब, जिस तरह मैं यही कह रहा हूँ, जो 9 मई जिस जमात ने किया, या इस हटदर्मी पे वो खड़े रहे, या ये चैलेंज करना, तो इस तरह की गुफ्तगू, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मौलाना साहब से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह वो हमेशा रास्ता निकालने की बात करते हैं, और सख्त बातें भी उन्होंने सियासी इख्तिलाफ भी रखा है, पॉलिसीज पे की है।
जो 9 मई करने वालों के साथ हुआ वो मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखे मैं ये कह रहा हूँ, ये किसी के लिए ये गुफ्तगू शोदा की तस्दीक काबिल कबूल नहीं है, ना हुकूमत के लिए होगी ना किसी सियासी रहनुमा के लिए होगी। ये आप देखें, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को 3 दफा इख्तिदार से निकाला गया। नहीं, ये भी बातें हो रही हैं कि शायद कुछ पुराने केसेस भी खुल सकते हैं, या कुछ जो FIRs अभी ताजा हो भी गई हैं 1-2 उनके ऊपर, कुछ मजीद FIRs भी हो सकती हैं। तो क्या हुकूमत कुछ सोच रही है इस हवाले से? देखें, हुकूमत कानून के मुताबिक अगर किसी पे कोई चार्जेस हो गए, वो कोई भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मौलाना साहब पे हुकूमत कोई तैयारी कर रही है, ना ये हुकूमत की कोई इस तरह की, वो कानून से कोई बड़ा नहीं है। अगर कोई भी शख्स अगर कानून के कटहरे में आएगा, जिस तरह इनका एक सियासी रहनुमा था, उनकी जमात का एक रहनुमा था इस्लामाबाद का, उसको अगर अदालत ने सजा दी, उसमें वो जुर्म साबित हुआ है, उसमें मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करती हूँ। बात ये, मैं किरण सिर्फ ये कहता हूँ है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब पे हाथ डाल सके सर, क्योंकि PTI की हुकूमत उनको बड़ा ताकतवर कहा जाता था, बड़ा पावरफुल कहा जाता था, लेकिन वो भी मौलाना साहब की जमात पे हाथ नहीं डाल सकी थी सर। मैं कहता हूं इस मुल्क में कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। कोई अगर मौलाना पे अगर चार्जेस नहीं है तो मौलाना साहब को कोई हाथ नहीं डालेंगे। अगर कोई भी किसी शख्स पे, पाकिस्तान के किसी शख्स पे कोई ऐसा जुर्म होगा, कोई बात होगी, ड्यूज होंगे, कोई इस तरह की बात होगी, तो जरूर कानून हरकत में आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारा इरादा ये है। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखें, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब 3 दफा के वजीर आजम बने, उसके साथ जो ज्यादती जुल्म हुआ, कभी उन्होंने शोदा, कभी फौज, कभी तनसीबात, जो जिस तरह 9 मई किया गया, कभी किसी सियासतदान ने ये नहीं किया। तो मौलाना साहब जैसा सियासतदान अगर ये बात करता है तो मैं समझता हूँ वो अपनी सियासत अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, आप लोग इजाजत देंगे या नहीं देंगे? हाँ या ना में बताएं ना, मैं अगला सवाल करूंगी। इजाजत कौन मांग रहा है? अच्छा ठीक, वो उन तक अभी तक आवाज ही नहीं पहुंची। लेकिन आप खुद कह रहे हैं ना कि भाई पंजाब में परेशानी हो जाती है अगर वहां पर जलसे करो, तो डेफिनेटली NOC या कोई इजाजत तो लेनी ही पड़ेगी ना। पाकिस्तान के आईन और कानून में इजहार राय पर पाबंदी कब है? क्या पाकिस्तान का आईन और कानून इंतजामिया के बगैर तो आप सिर्फ उनको ये NOC तो जरूरी है, आप सिर्फ उनको ये इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ हम पाकिस्तान के आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए एक इज्तिमा मुनक्कद कर रहे हैं। आप उसके लिए इंतजाम कर लीजिए सिक्योरिटी के हवाले से, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम आप वो कर लीजिए। इजहार राय पर पाबंदी तो पाकिस्तान के आईन और कानून में है। आप इन्फॉर्म करेंगे, इजाजत नहीं लेंगे, हमने कभी ना पहले। और अगर आपकी इंफॉर्मेशन पे भी उन्होंने कहा कि नहीं आप कर सकते, आज तक तो इस काबिल नहीं हुए कि वो हमें कह सके कि जी आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आपने आजादी इजहार राय का हक इस्तेमाल नहीं करना। तो मैं जब आज तक नहीं हो सका तो मैं फिर खामखा इम्कानियात पर क्यों बात करूं? हाँ, मैं एक बात और, ये खास ऑफर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, मैं इस पर, अच्छा मुझे बताइए, सवाल भी साथ साथ लेंगे। चले, मैं आपसे पूछना ही चाह रही हूँ कि अभी जो बातें हो रही हैं, और कुछ अर्सा पहले भी एक अहम सियासतदान वो भी ये बात करते रहे कि मौलाना साहब के हवाले से कुछ फाइल्स हैं वो भी खुलने जा रही हैं, तो क्या कुछ आप लोगों के पास भी है कोई ऐसी डिटेल्स, कोई इत्तलात आ रही है कि वो रोशन दिल माशात जो कुछ उनके पास है? ये आज की बात नहीं है किरण, ये 1995-96 के जमाने से कभी वो कहते हैं जी डीजल के परमिट लिए हैं। भाई अगर परमिट लिया है तो परमिट तो कोई कागज होगा ना, कोई सरकार के रिकॉर्ड में कोई उसके इजाजतनामा होगा ना, तो निकाल के लाए। कभी वो कहते हैं जमीनें ली हैं तो उसके कोई कागजात होंगे तो निकाल के लाए। आपको 30-35 साल में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ ये सारी बातें उस वक्त याद आ जाती हैं जब वो आपको आईन और कानून की तरफ मुतवज्जह करते हैं। मैं भी खेलदास कोहिस्तानी साहब की तरफ कहना चाहता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब कानून से बालातर नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब वो आपको आईन और कानून के दायरा बता रहे हैं कि ये आपका आईनी और कानूनी दायरा है, आपने इस दायरे के अंदर, सियासतदान ने इस दायरे के अंदर सियासत करनी है, आपने इस दायरे के अंदर सहाफत करनी है। जब आपको ये वो कानून और आईन बता रहे हैं तो आपको इतराज किस बात? अच्छा मुझे एक और भी मामला बताया ना, मौलाना साहब ने खुद ये बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनको ऑफर हुई थी, लेकिन मौलाना साहब ने इसलिए ठुकरा दी कि क्या वो लोटो के साथ हुकूमत बनाएंगे। अब उनकी बात से मुझे याद आया सर, जब ये अली अमीन गड्ढापुर साहब को हटाया गया था और सुहेल आफरीदी साहब को लाया जा रहा था, तो उस वक्त वाहिद नॉमिनेशन फॉर्म्स जो गए थे ना वजारत आला के लिए, वो आपकी पार्टी से गए थे, और कामरान मुर्तजा साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, उन्होंने बताया था कि 35 के करीब कम से कम MPs हैं जो उनके साथ मौजूद हैं। तो सर आप लोग तो खुद हुकूमत की कोशिश कर रहे थे, जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि उनको ऑफर हुई थी। देखिए ये सवाल मैं इस सवाल का जवाब मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी दे चुका हूं, मैं इसका याद कर रहा हूं, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि देखें सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात KP में जमीयत उलमा इस्लाम है, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग।
اب میں پی ٹی آئی کا مخالف، اگر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا مخالف ہوں اور میں اپوزیشن میں ہوں، تو میں ویسے بغیر مقابلے کے سرنڈر کرتے ہوئے ان کے سامنے وزارت اولیاء پلیٹ میں رکھ دوں؟ ہم نے کب کسی ایک ایم پی اے کے پاس جا کر اس کو کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں؟ کسی پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے کی طرف ہم نے تو ایون مسلم لیگ اور اے این پی کے ایم پی ایس کو نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. ہم نے صرف اپنے نامینیشن پیپر فائل کیے تھے اپنے 18 سیٹس